हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आज से हम ये वीडियो की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और सीरीज़ का नाम है एनसीईआरटी। हम सारे सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी है सबको कवर करेंगे। तो मैंने पहले और सब्जेक्ट में ज्योग्राफी को लिया है और 6 to 12 क्लास की जो ज्योग्राफी है उन सबको हम लोग इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज हमारा ये पहला चैप्टर है क्लास 6 का, सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए इस वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो को स्टार्ट करें। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो पहला चैप्टर है हमारे क्लास 6 का, सौर मंडल में पृथ्वी। दोस्तों, सौर मंडल में पृथ्वी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी का मतलब होता है कि हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल हमारे एक सूरज और 8 ग्रहों से मिलकर बना है, जिसमें सूरज हमारा हो गया, ये सौर मंडल का मुखिया होता है और इसके 8 ग्रह अन्य होते हैं, जैसे हमारा हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं और इसके अलावा हमारा सौर मंडल में सूरज जो है वो मुखिया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारा सूरज डूब जाता है, एक्चुअली में वो डूबता नहीं है, वो छिप जाता है। तो जैसे ही हमारा सूरज छिप जाता है तो उसके बाद अगर हम आकाश को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आसमान में जो छोटे छोटे चमकते बिंदु दिख रहे हैं, मानो कि जैसे आसमान में हीरे जड़े हो। इस तरीके का हम लोगों को सूर्यास्त के बाद प्रतीत होता है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। आप सभी जानते हैं, आप सभी इन सब चीज़ों को देखे हैं, जिनसे कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत मतलब आसमान में जो तारे होते हैं उनमें से तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ तारे ऐसे हैं कि मानो बहुत तेज़ चमक रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे भी तारे होते हैं जो हमें धुंधले से प्रतीत होते हैं, लेकिन वे हमें हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए वे धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसा सच्चाई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। वास्तविकता है इनमें से कुछ तो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। आप अगर इन तारों को ध्यान से अपनी आँखों से देखेंगे, ध्यान लगाकर देखेंगे, तो आप ये चीज़ें पाएंगे कि इनमें से कुछ की जो टिमटिमाहट है अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। आप सभी जानते हैं इन सब चीज़ों को। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। सही बात है। आप ये आसमान में तारों के अलावा एक उपग्रह होता है जो पृथ्वी का उपग्रह होता है। वो कौन सा उपग्रह होता है? हमारा जो चंद्रमा है वो क्या है? हमारा जो चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी का उपग्रह होता है। तो इस चंद्रमा को भी हम तारों के अलावा आसमान में देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग, हमारा जो चंद्रमा है वो अलग अलग समय पे अलग आकार का दिखता है। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? क्योंकि जिस रात में हमारा चंद्रमा पूर्ण होता है, उस रात को हम क्या कहते हैं? उस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग कहते हैं कि ये पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा का मतलब क्या हो गया कि जिस रात में चंद्रमा का आकार हमको क्या दिखता है? पूर्ण दिखता है। वो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन जिस रात में चंद्रमा हमको दिखता ही नहीं है,
आसमान में जिस रात में हमको चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है, उस बिना दिखाई वाले न दिखाई देने वाले चंद्रमा की रात्रि को हम क्या कहते हैं? अमावस्या। तो आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को याद करते चलिए और ध्यान से इनको पढ़ते चलिए, ताकि ये अगर हमारे पेपर में आते हैं तो हम इन सब क्वेश्चन का जवाब इजीली हम दे पाएँ। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है, अगर ऐसी रात में आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये, अगर कोई ऐसी रात है जिसमें आसमान बिल्कुल साफ है तो हम आसमान में जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं उनका हम पोस्टमार्टम कर बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली समझ सकते हैं। आगे क्या बता रहा है? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या सही बात है? क्या आप लोगों को ये नहीं लगता है? हमको तो लगता है। आप लोगों को ये नहीं लगता है कि हम रात में तो हर चीज़ें देखते हैं, रात में चंद्रमा देखते हैं, रात में तारे देखेंगे, रात में उपग्रह देखेंगे, जो सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम रात में तो देखते हैं, उन सारी चीज़ों को हम रात में तो देख पाते हैं, लेकिन रात में तो देख पाते हैं। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा हाँ देखिए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय में क्या होता है? दिन के समय में हमारे सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम दिन में इन सारी चीज़ों को आसमान में नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड का मतलब क्या हो गया? खगोलीय पिंड का मतलब ये हो गया कि रात में जितने भी चीज़ें हमको आसमान में दिखाई देती हैं, चमकती हुई चीज़ें जितने भी आसमान में हम देख पाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड। खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है तथा वे क्या होते हैं? गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि तारा क्या? सूर्य भी यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है कि सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। क्यों तारा है? क्योंकि सूर्य के पास क्या है? सूर्य के पास प्रकाश है। सूर्य के पास क्या है? प्रकाश है। और क्या है? ऊष्मा है। प्रकाश है, ऊष्मा है, इसलिए सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। चलिए आगे देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। रात के समय जितने भी तारे चमकते हैं हमारे आसमान में, वो एक्चुअल में सूर्य के ही समान होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ये क्या है? ये पहाड़ है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। अगर हम यहाँ से चीज़ों को देखते हैं, यहाँ से ये आदमी को देखते हैं तो हमको चीज़ें क्या दिखाई देती हैं? बहुत छोटी दिखाई देती हैं। बस यही कारण है हमारे तारों के साथ। जो तारे हमारे पास हैं वो थोड़े बड़े दिखते हैं, जो तारे हमसे दूर हैं वे हमें छोटे नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में वो छोटे नहीं होते हैं, वे हमसे काफ़ी बड़े होते हैं। महसूस नहीं करते। देखिए अब क्या है आगे? लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है।
सही बात है। अगर हम बहुत अधिक ऊंची दूरी पे उड़ रहा है हमारा हवाई जहाज़, तो हम अगर नीचे से उस हवाई जहाज़ को देखते हैं तो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन वो वास्तव में छोटा नहीं होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय, अगर हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अगर हम रात में आसमान को देखते हैं तो हमको तारों द्वारा एक समूह में बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आप ये सब चीज़ों को याद करते चलिए। जो भी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, जैसे अर्सा मेजर हो गया और बिग बियर, ये दोनों क्या हैं, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है हमारा बहुत आसानी से पहचान में आने वाला यह क्या है, नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि का मतलब भी होता है क्या, 7 ऋषि। 7 ऋषि, ऋषि का मतलब आप सभी जानते हैं संत होता है। अर्सा मेजर का भाग है, ये सभी क्या है, यह 7 तारों का समूह है। जैसे सप्तऋषि का मतलब हो गया कि 7 तारों के समूह को सप्तऋषि, 7 तारों द्वारा बनाए गए समूह को क्या कहा जाता है, सप्तऋषि कहा जाता है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये क्या होता है, सप्तऋषि जो है नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर है, उसका भाग होता है सप्तऋषि। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आपसे कोई बड़ा है तो वो जाहिर है कि कुछ जानकारी आपसे अधिक जानता होगा, तो उससे आप कहिए कि हमें आसमान में और तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में बताइए, वो आसानी से बताएगा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में अगर हम देखते हैं, प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे। उस समय तो दिशा निर्धारण के लिए कोई उत्तर दक्षिण दिशा, पूर्व पश्चिम, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं था। तो पहले के समय में, आज के समय में तो मान लो दिशा का ज्ञान हम लोग कर लेते हैं स्थिति जानकर, या फिर कई उपकरण ऐसे हैं जिनकी सहायता से हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में हम दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, ये भी एक आश्चर्यचकित वाली बात है। तो चलिए आपको बताता हूँ। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है, तो ध्रुव तारा जो होता है वो हमारे उत्तर दिशा को बताता है। आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो ध्रुव तारा है वह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ध्रुव तारे की स्थिति कहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ये ध्रुव तारा है। और यह ध्रुव तारा, एक कमाल की बात होती है कि यह ध्रुव तारा अपने ही एक ही स्थान पर रहता है, हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, उत्तर दिशा में। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिसे ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जो होता है, ग्रह के पास अपना न प्रकाश होता है और ना ही उष्मा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। प्लैनेट जो है, हमारा जो प्लैनेट है, प्लैनेट शब्द किससे बना है, यह बना है ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक होता है।
यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो हमारा ग्रह है वो अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? तो वो हमारा संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़, ये फिगर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर दिया हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा बीच में क्या है? सूर्य है। सूर्य के जैसे ही हम बाहर आते हैं, सूर्य के जैसे ही हम बाहर आते हैं, सूर्य के जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही हमारा यहाँ क्या है? बुध है। बुध के बाहर वाली कक्षा में कौन है? शुक्र है। शुक्र के बाहर वाली कक्षा में कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाहर मंगल है। मंगल के बाहर कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो पट्टी देख रहे हैं आप, ये पतली पट्टी जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? वास्तव में यह क्या है? क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। इसमें बताया गया है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। देखिए आपको बॉक्स बना के छोटी छोटी जब बातें लिखी होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, आप इन सबको पढ़ना न भूलें। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं? पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। पौराणिक जो कथाएं हैं उनमें जो रोमन शब्द का प्रयोग हुआ है, रोमन जो कहानियाँ हैं, रोमन भाषा में जो लिखी हुई कहानियाँ हैं रोमन भाषा में, उसमें जो सोल किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को सोल नाम से जाना जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। यहाँ देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह होता है। वास्तव में जो आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है या उपग्रह है। इस सहचर का मतलब हो गया कि हमारे पृथ्वी के समान ही हमारा चंद्रमा है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। वास्तव में जो ग्रह होते हैं, मान लीजिए ये क्या है? ये सूर्य है, ये सूर्य है। तो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, तो वो किसका चक्कर लगाएगी? हमारे सोलर सिस्टम का जो मुखिया है सूरज, उसका चक्कर कौन लगाएगा? ग्रह लगाएगा। लेकिन जो वास्तव में जो उपग्रह है, मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा, तो उपग्रह जो है, उपग्रह किसका चक्कर लगाता है? उपग्रह हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। उपग्रह किसका चक्कर लगाएगा? हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। सौर मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल में वास्तव में होता क्या क्या है? सौर मंडल में देखिए ग्रह होगा, उपग्रह होगा और जितने भी खगोलीय पिंड हैं सभी किस में आएंगे? सौर मंडल के अंदर आएंगे। और इस सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? हमारा सूर्य होता है। चलिए सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित होता है? सूर्य सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है, यह एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल, इसका जो आकर्षण बल है, इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य का आकर्षण बल ही है जो हमारे ग्रहों को हमारे सूर्य से जोड़ के रखता है, बांध के रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का हमारे सौरमंडल में एकमात्र स्रोत कौन होता है? हमारा सूर्य होता है।
लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा है हमसे बहुत दूरी होने के कारण इस महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हम इससे बहुत दूर हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखिए ग्रह के बारे में, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे इस प्रकार हैं। पहले क्या है, सूर्य के पास कौन है? बुध है। फिर बुध के बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है तथा नेपच्यून। यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका यहाँ दिया गया है। आपको सूटेबल लगे तो आप इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में जो हमारे 8 ग्रह हैं उनका अपना एक रास्ता होता है जिसे हम कहेंगे पथ। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। अपनी कक्षा में सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को कितने समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये भी तो एक प्रश्न बन सकता है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो यह पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहेंगे, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। देखिए अभी तक आप लोगों को एक चीज़ और पता होगा कि अभी तक हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह थे, लेकिन अभी वास्तव में वर्तमान में कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक जो हमारा प्लूटो था, प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जब अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है अभी वर्तमान में। इसके भी कई रीजन थे, जैसे ये किसी और के पथ का रास्ता काटता था, और ग्रह का एक नियम होता है कि ग्रह जो होता है वो किसी का रास्ता नहीं काटता, वो सिर्फ अपने पथ पे घूमता है। लेकिन प्लूटो क्या करता था? प्लूटो ये दूसरे के पथ पे जाकर उसका रास्ता काटता था। इसलिए इन सब को देखते हुए हमारे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में, यह चेक गणराज्य में बैठक हुई थी, वहाँ से यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया जाए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री, जो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं, जो वैज्ञानिक, उन्हें क्या कहते हैं? हम खगोल शास्त्री के नाम से जानते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। देखिए एक चीज़ और यहाँ दिया गया है, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है।
शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, तो ग्राफिया शब्द का अर्थ होता है लिखना। आप देख सकते हैं जियोलॉजी अगर हम कहेंगे तो जियोलॉजी का मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन। लेकिन अगर जियोमेट्री कहेंगे, जियोमेट्री तो पृथ्वी का मापन। जियोमेट्री तो पृथ्वी का मापन। और जियोइड कहेंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब देखिए थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी आगे हम लोग बहुत डिटेल से एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से, अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह होता है। पहला बुध, दूसरा शुक्र और तीसरे नंबर पे पृथ्वी आती है हमारी। सॉरी, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो हमारा पृथ्वी तीसरे नंबर पे होता है, लेकिन अगर आकार में देखा जाए तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह ध्रुवों के पास कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारा ये पृथ्वी हो गया, तो ये ध्रुव है, यहाँ ये दोनों तरफ ध्रुव हो जाएगा, तो ध्रुवों के पास हमारी पृथ्वी जो है थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः हर तरीके का, जो भी जीवन के लिए जो भी परिस्थितियां हमारे वातावरण वायुमंडल में चाहिए, हमारे ग्रह पे चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी पे अवेलेबल है। और यह एक आश्चर्य की बात है कि हमारे पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पे जीवन की संभावना अभी तक नहीं खोजी जा सकी है। केवल पृथ्वी पर ही जीवन की संभावना पाई जाती है, ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यह पानी एवं वायु उपस्थित है। यहाँ पानी एवं वायु दोनों उपस्थित हैं, जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। हम सभी जानते हैं कि हम बिना सांस के जिंदा नहीं रह सकते और बिना जल के जिंदा नहीं रह सकते। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीकरण होता है, जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, वो सभी पानी की उपस्थिति में ही चल सकती हैं। तो हमारे लिए दोनों अति आवश्यक हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। इन सभी के कारण ही पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर, अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए यह नीला प्रतीत होता है। अब देखिए चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है। वो कौन है? वो है हमारा चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे पास है, हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। इसकी जो दूरी है, हमारे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी से हमारे, अभी हम ऊपर पढ़े कि पृथ्वी से हमारे सूर्य की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन वहीं चंद्रमा हमारा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। देखिए थोड़ा सा ये बॉक्स बना के, क्या आप जानते हैं दिया रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटे छोटे ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इन्हें
छोड़िए मत, पढ़ते चलिए। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। समझ लीजिए, हमारे प्रकाश जो होता है मतलब 1 सेकंड में अगर देखें तो 3 लाख किलोमीटर दूर जा सकता है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अब समझ लीजिए आप कि हमारे प्रकाश की जो चाल है वो मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर गमन करता है, चलता है। फिर भी हमारे सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश है वो पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। आप समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से सूरज की दूरी कितना हो सकती है। आगे देखिए, नील आर्मस्ट्रांग। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? बिल्कुल गया है। राकेश शर्मा हमारे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या होता है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एवं कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा, मानव निर्मित उपग्रह का मतलब होता है जो मानवों द्वारा बना के हमारे अंतरिक्ष में उन्हें विस्थापित किया जाता है, उन्हें कहते हैं मानव निर्मित उपग्रह। एक कृत्रिम उपग्रह होता है, यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। देखिए ये बताया गया है कि जैसे देखो रॉकेट कैसे मतलब उपग्रह का जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनका प्रक्षेपण किया जाता है, कैसे उन्हें हमारे ब्रह्मांड में विस्थापित किया जाता है, वो सारी चीज़ें चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए हमारे रॉकेट का प्रक्षेपण, यहाँ से रॉकेट जा रहा है और जैसे ही रॉकेट पृथ्वी से जैसे ही ऊपर जाता है उसके बाद कुछ दूरी जाने पर ये जो उसका बाहर का भाग होता है ये खुल जाता है और ये नॉर्मली ये रॉकेट हमारे ब्रह्मांड में स्थापित हो जाता है। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, पता करिए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिनों में? हमारी पृथ्वी जो होती है वो हमारे सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, लेकिन वहीं चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा को देखें तो केवल एक ही उसका भाग दिखाई पड़ता है। लगभग हम कहें तो लगभग आई थिंक 57% भाग ही हम देख पाते हैं चंद्रमा का, बाकी जो दूसरी तरफ का भाग है हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन जो हमारा ग्रहण लगता है उसके द्वारा हम इसकी छाया को देख सकते हैं। अब देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य, मतलब क्षुद्र ग्रहों का मतलब होता है, क्षुद्र ग्रह की पेटी आपको बताए थे हम कहाँ है, मंगल और बृहस्पति के मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। ये वास्तव में ये ग्रहों के ही टुकड़े होते हैं जो ग्रहों के समान हमारे सौरमंडल में सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं।
कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ क्या करते हैं, ये हवा में ही जलने लगते हैं और गिरने की होती है। इनकी प्रवृत्ति जो होती है पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये वास्तव में क्या होता है, आकाशगंगा होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों बादलों माना जाता है कि एक आकाशगंगा में 100 करोड़ तारे होते हैं। एक आकाशगंगा में 100 करोड़ तारे होते हैं और हमारे ब्रह्मांड में 100 करोड़ नहीं, 100 अरब तारे होते हैं और हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, ऐसा माना जाता है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी कौन रहता है, हम रहते हैं। पृथ्वी के हमारे चारों तरफ कौन है, सौरमंडल है। सौरमंडल के चारों तरफ कौन है, आकाशगंगा है और आकाशगंगा के चारों तरफ ब्रह्मांड है। कहने का मतलब ये कि ब्रह्मांड के अंदर ही पृथ्वी हमारी पृथ्वी जो है सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल हमारी आकाशगंगा का भाग है और आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड का भाग है। ये पहला चैप्टर हमारा समाप्त होता है और यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इनको भी ख़त्म कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है? तारे जो होते हैं, तारे के पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा होता है, इसलिए वे तारे होते हैं। और ग्रह जो होते हैं वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और इनके पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। यही मुख्य अंतर है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल से क्या समझते हैं, आप सभी जानते हैं। सौरमंडल जो है, सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इसका जो मुखिया होता है हमारा सूरज होता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार हमारे सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर शुद्ध ग्रह की पेटी, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? जीवन की संभावना होने के कारण जीवन पाया जाता है, इसलिए यह हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारी जो चंद्रमा होती है 27 दिन में एक चक्कर पूरा करती है और वो इस तरीके से करती है कि उसका दूसरा भाग हमारे पृथ्वी के सामने आ ही नहीं पाता। ब्रह्मांड क्या होता है? हम सभी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। ब्रह्मांड हमारा जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल हमारी आकाशगंगा का भाग है, आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड का भाग है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? वो शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? हमारी पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? हमारी मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। खाली स्थान को भरना है, आप सभी ये भी भर सकते हैं। वैसे ही हमारा ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को, क्योंकि आजकल का जो एक नियम चला है, NCERT से ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और हमारे डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में टपक पड़ते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। तो आपको मैं NCERT का एक एक लाइन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक एक लाइन पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि NCERT
आप कहें तो फिर एनसीईआरटी बेस है। जब तक आप एनसीईआरटी आपका बेस जो मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक को नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहले अपना बेस बनाने की कोशिश करिए, और बेस बनाने का सबसे आसान तरीका है एनसीईआरटी। तो मैं आपकी ये जो नई सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ इसमें डेली एक वीडियो पड़ेगी। तो पहले मैं जियोग्राफी स्टार्ट किया हूँ 6 to 12, पहले 6 से 12 तक की जो भी एनसीईआरटी है, जो ये भूगोल की एनसीईआरटी है उसको मैं पहले कंप्लीट करूँगा। उसके बाद फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत देर न हो जाए कि मैं ये सीरीज़ ख़त्म कर दूं फिर आपको पता चले कि ये सीरीज़ को पहले ही ज्वाइन करना चाहिए था। तो चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए और जल्दी से जॉब पाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।